बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में जिस तरह से हम सब जानते हैं कि इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है, इंतखाबी निशानात के हवाले से भी बातचीत हो रही है। लेकिन एक बात जो काफ़ी दिनों से हम कर रहे थे और इस हवाले से बहुत सी बातें, बहुत से सवालात भी सुनने को मिल रहे थे कि PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नज़र आएगा नहीं नज़र आएगा। इस हवाले से PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला जो सुनाया है उसके हवाले से हम आपको बताएं कि इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया है PTI की, और PTI ने 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। ये फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता PTI को तो फिर PTI का सियासी स्टांस क्या होगा। क्या PTI इस पोजीशन में है कि इन तमाम हालात के पेश नज़र 20 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए, नहीं होते तो फिर कानूनी ऑप्शंस क्या होंगे। यही हैं सवालात जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे और उनसे उनका मौक़िफ़, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि वो PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। अगर बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया जाता, 20 दिन के अंदर अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो फिर PTI का सियासी स्टांस क्या रह जाएगा। ज़रा मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। उबैद यूसुफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ नुसरत मिर्ज़ा साहब आपसे करेंगे। क्या लग रहा है आपको, PTI मौजूदा हालात के पेश नज़र 20 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाएगी? मेरा ख्याल तो नहीं है कि वो नहीं कर पाएगी, इसलिए कि अव्वल तो उनका पार्टी लीडर जो कि उनका महवर है, मरकज़ है, न्यूक्लियस है, वो कैद में है और बाकी पार्टी बिखरी हुई है। उनका नायब सदर है वो भी जेल में है और जो सेक्रेटरी जनरल है उसने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। तो अब पार्टी इलेक्शन कौन कराएगा, तंजीम साजी कौन करेगा, और इलेक्शन क्या कि जजेस की नामजदगी कौन करेगा। और सारे इलाके में जहाँ जहाँ भी PTI के हैं, वहाँ के जो उनके मरकज़ी रहनुमा हैं या जो सूबाई रहनुमा हैं या इलाकाई रहनुमा हैं, वो सब के सब गिरफ्तार हैं या मतलूब हैं, जो फरार हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो सकेगा। अब सवाल ये है कि जब वो नहीं, यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन इसलिए जो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक अगर वो 20 रोज़ में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। अब सवाल ये है कि उसमें PTI में कितनी सलाहियत है कि वो अपने आप को बग़ैर बल्ले के भी इंतखाब लड़ ले, या वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने आदमी नामजद कर सके कि भाई ये आदमी हमारा है, या वो कोई खुफिया तरीके से किसी को नामजद करते हैं और उसका ऐलान इमरान खान किसी और ज़रिए से कर देते हैं। तो बज़ाहिर ये मुमकिन नज़र नहीं आता है, क्योंकि इमरान खान से जो गलती हुई है वो ये सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि पार्टी में को मुनज़्ज़म नहीं कर सके, और सारा जो अपना जो महवर था, क्योंकि वो एक सियासी उनका माजी नहीं रहा है, वो इन बातों को, इन बारीकियों को, सियासत की और जो इलेक्शन के मामलात हैं उनको जानते नहीं हैं। तो अब उस हवाले से देखा जाए तो बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि उनका रास्ता रोका जा रहा है, ठीक, और किसी और का रास्ता जो है वो हमवार किया गया है, और वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, गामजन हैं कि उनको जो लेवल फील्ड जो कहा जा रहा था वो यही था कि इमरान मौजूद ना हो या PTI मौजूद ना हो तो फिर वो इलेक्शन जीत लेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत से जो PTI के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक, और फिर जो कानून नशी किया है कि वो कोई किसी ख़ास मुद्दत के अंदर किसी पार्टी में शामिल हों, तो फिर वो जाकर मुमकिन है कि वो पार्टी में शामिल कर लें। उसकी कानूनी क्या हैसियत होगी ये एक बात की बात है, लेकिन वो वहाँ पर PTI के मेंबर बन सकते हैं, ठीक, या कोई और पार्टी हो जिसको जो इमरान की सरबराही कर रहे हो उसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक हो गया मिर्ज़ा साहब, आपका ओपिनियन आ गया। दीगर मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी मिर्ज़ा साहब से बात हो रही थी, क्या PTI 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? उन्हें लगता है कि नहीं हो सकेंगे, आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? इसमें काफ़ी लॉजिस्टिक्स भी होती है। मुझे याद है एक दफ़ा इन्होंने करवाया था, जस्टिस बजीरुद्दीन थे, और उसके बाद फिर
एक्स सेक्रेटेरिएट जो है नूरानी साहब की ड्यूटी लगी एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर द पार्टी, और दोनों दफा आई थिंक बड़ा उसमें बदमज़गी भी हुई और बड़ा क्योस हुआ था। फर्स्ट टाइम इन्होंने ये किया था कि जो है मैसेज के जरिए आप वोटिंग कर सकते हैं, तो उसमें आई थिंक बहुत ज्यादा पे एतराज, स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे, स्पेशली यंग लीडरशिप है जिन्होंने काफी काम किया और एक्टिविस्ट रहे हैं, वो कंसिडर करते हैं कि उनको जगह मिलनी चाहिए। तो चैलेंजिंग तो है, आई डोंट नो अभी इसको कैसे मैनेज करते हैं, और किसी हद तक जो टाइम है 20 दिन का या 3 हफ्ते का, इसमें बड़ा मुश्किल होगा। आई डोंट नो अभी इनका प्लान क्या है, मे बी नसर साहब कह रहे हैं कि जरा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है, अभी अगर आप देखें तो पार्टी की काफी सारी लीडरशिप अंदर है, फिर इस तरह ब्रेक अवे हो चुकी है स्पेशली यूपी में और इवन पंजाब में, और वहां पे अभी वकला को भी आगे किया गया है। अभी आज खबर थी शायद के एक्टिंग जो प्रेसिडेंट हैं, जो पार्टी चेयरमैन है, वो शायद एजाज हसन को लगाया जाए, अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ये खबर चल रही थी। तो उसमें ये है कि जो मिड लेवल की लीडरशिप है, ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप है और जो सीनियर लीडरशिप है, और भी अगर आप वकला को ऐड करते हैं जिनको काफी जिम्मेदारियां दी जा रही है जो नौवारिद हैं, तो ये मेरे ख्याल में काफी कंफ्यूजन भी रहेगा, और एज एन ऑर्गेनाइज फोर्स सिलेक्शन में हिस्सा लेना बड़ा चैलेंजिंग होगा। बाकी आयत है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, सर्वेज में भी नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो वाली पॉपुलैरिटी नहीं रही लेट्स से जो साल पहले थी, और वो पॉपुलैरिटी भी आई थिंक वाज बेस्ड ऑन आई वुड से जो परफॉर्मेंस रही है इकोनॉमी के लिए, चाहे पीडीएम की हुकूमत ही बिकॉज उनको बड़ी बुरी हालत में मिली, और किसी हद तक आई थिंक जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ चीजें सीखी हैं जिससे वापस ट्रैक पे आई है। बाकी इट इज ऑल आई थिंक लेफ्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान के इसको कैसे देखते हैं। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, मुख्तसरन बताइएगा कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो क्या पीटीआई को मजीद सियासी सुबकी का सामना करना पड़ सकता है आपकी नजर में? जी आई थिंक क्योंकि उनका आप कह लें कि बड़ा स्ट्रॉन्ग सिंबल रहा, सिंबल की आगे देखा जाए सैलरी ऑफ द चेयरमैन, वो क्रिकेट कैप्टन भी रहे हैं और वो सेलेब्रिटी रहे हैं, तो उसका ना मिलना बड़ा डीमोरलाइजिंग होगा। एंड देन इट विल आल्सो क्रिएट, बिकॉज अगर 2 महीने देखे जाए रह गए तो इसमें फिर वोटर को कन्विंस करना, स्पेशली जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो बैलेट पेपर अगर इस तरह का उनके हाथ में पकड़ाया जाए, फिर उनको ब्रीफ किया जाए, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। बट आई थिंक इस वक्त क्योस का शिकार है पार्टी, कोई क्लियर मुझे विजन नजर नहीं आ रहा। बाकी ये जरूर है कि एक परसेप्शन उन्होंने बना खड़ा कर। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका ओपिनियन आ गया। उबैद, आपकी जाने बढ़ेंगे। हमारे दोनों मेहमानों को लगता है कि 20 डेज का टाइम इज नॉट दैट मच इनफ फॉर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? इसके बाद बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर पीटीआई का सियासी स्टांस क्या रह जाएगा? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस पे बात करूंगा कि आखिर इलेक्शन कमीशन को इतनी क्या जल्दी है कि वो अगले 3 हफ्तों में या 20 दिनों में वो इलेक्शंस कराना चाहती है, इंटर पार्टी इलेक्शन, और ऐसे वक्त में जहां पे इलेक्शन कमीशन का भी ये इख्तियार बनता है, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। अब इस वक्त करंट कंडीशन में जिस तरीके से इससे पहले पैनलिस्ट ने बात की कि जो एक ग्राउंड मांग रहे थे वो लोग जो इस वक्त रिलीफ के मुंतजिर थे और मिल भी चुका है उनको एक हद तक रिलीफ, तो उनके लिए तो एक ग्राउंड सेट कर दिया गया है। अब इस पार्टी के लिए इस वक्त अगर आप एक टाइम पीरियड और वो भी 20 दिन का देते हैं तो ये तो क्लियरली आप पाकिस्तान के अंदर इंसाफ और कानून की सारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब आ जाते हैं इलेक्शंस के ऊपर कि क्या पीटीआई ये कर पाएगी या नहीं। अगर हम देखें तो पिछले 2-3 साल से पीटीआई ने कोई भी ट्रेडिशनल तर्ज सियासत का तरीकाकार नहीं इख्तियार किया। पीटीआई अब तक हम 2013 के जलसे के बाद अगर उसको देखें तो पीटीआई ने हर वो एक काम नॉन ट्रेडिशनल तरीके से किया जो इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में बहुत कम होता रहा। तो अगर आजकल की दुनिया में देखें तो पीटीआई के पास डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म बड़ा मजबूत है, तो वो अपने वोटर को, मुझे लगता है कि शायद वो यहाँ पे कुछ ना कुछ सरप्राइज दे दे। इलेक्शन मुमकिन नहीं है जिस तरीके से बाकी पैनलिस्ट ने बात की कि जो इलेक्शन का तरीकाकार है वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो कुछ ना कुछ कंडक्ट करा सकते हैं। अगर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता तो उनके पास ये एक है, पीटीआई को आप क्रेडिट दे सकते हैं कि वो मोबिलाइजेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। रही बात, अभी मिर्जा साहब ने एक बात की कि पीटीआई के पास अभी वो पॉपुलैरिटी नहीं रही जो इससे पहले उनके पास थी किसी वजह से, या जो पीडीएम की हुकूमत ने किया था उसकी वजह से एक पॉपुलैरिटी गेन होगी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस वक्त करंट कंडीशन में पीटीआई की पूरी पीटीआई पार्टी में आप कोई 5 उनके लीडर्स बता दे जो ग्राउंड पे मौजूद हो, या तो वो फरार है क्योंकि उनपे इतने पर्चे किए गए, या तो उनको गिरफ्तार किया गया, या फिर वो मफरूर के तौर पे भाग रहे हैं।
तो इस वक्त करंट कंडीशन में आपके पास ग्राउंड में कोई पीटीआई का बंदा ही मौजूद नहीं है, तो आप इसका अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि कहाँ पे किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। हाँ, अगर आप फिर भी देखें तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लें जो शेर अफजल मरवत साहब जा रहे हैं, और मैंने इंटीरियर सिंध में भी एक दो जगह पे उनके डिफरेंट कंपनी मीटिंग देखी, लेकिन जहां भी वो कुछ करते हैं फौरन पुलिस पहुंच जाती है, तो ये एक जो परसेप्शन है गलत होगा। मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि 20 दिनों में प्रॉपर इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ कर देंगे अगर बल्ले के निशान पे बात आती है तो। ठीक हो गया वैद, आपका भी ओपिनियन आ गया है। जरा पब्लिक पोल को इस बुनियादी सवाल के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। क्या पीटीआई मौजूदा हालात के पेश नज़र 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने में कामयाब होगी? 78% को ऐसा लगता है कि कामयाब हो सकेगी, जबकि 22% ऐसा नहीं मान रहे हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के एक और टॉपिक की जानिब और बात करेंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिनका कहना है कि हम पीडीएम हुकूमत में इसलिए कामयाब नहीं हुए, उसकी वजह है हमारे इत्तेहादी जो कि अपना काम करने के बजाय आवाम की खिदमत करने के बजाय अपनी ज़ाती दुश्मनियों में लगे रहे। ये जो तनकीद का सिलसिला हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रहा है, कभी नून लीग को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, आज पीडीएम हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उनकी नाकिस कारकर्दगी पर भी बात की। हालांकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम हुकूमत के साथ तो नहीं थी, लेकिन हुकूमत में वो इत्तेहादी ज़रूर थे, तो यकीनन जितनी भी नाकिस कारकर्दगी है उसका मलबा उनके सर भी आता है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अपनी जान क्यों छुड़वा रहे हैं? इलेक्शन से कबल उनका ऐसा बयान क्या काबिल कबूल है? अवामी इत्तेमाद हासिल करने के लिए अगर वो ये बातें कर रहे हैं तो आवाम का एतमाद किस तरह से मुतज़लज़ल होगा, या फिर आवाम अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? जरा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या ओपिनियन है। नुसरत मिर्ज़ा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर हम बात करें तो यके बाद दीगरे कभी नून लीग पर, कभी मियां नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। आज पीडीएम हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी को उन्होंने जो है वो कटहरे में लाए हैं और कह रहे हैं कि वो अपनी आपस की ज़ाती दुश्मनियों में लगे रहे, अवामी खिदमत का जो है किसी को मौका नहीं मिला। देखिए भाई, मैं इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए दो बातें कहना चाहता हूं। जी जी ज़रूर सर। उन्होंने कहा है कि बेनज़ीर निहत्ती लड़की होते हुए दो आमरे से टकराई। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं जनरल मिर्ज़ा असलम बेग से, जबकि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और जब 17 अगस्त का वाक़या हो गया तो मैं उनसे 24 अगस्त और 25 अगस्त को एक घंटे से मेरी मुलाकात हुई तफसील से, और उन्होंने ये मुझे कहा कि हम ये पीपल पार्टी को ये देना चाहते हैं जो हुकूमत, उस पर के ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला जो कि उस वक्त आईएसआई के डिप्टी थे, जो आजकल जिस पर जैसे फैसल नसीर हैं ऐसे वो थे, तो उन्होंने मुझसे बार बार कहा कि जनरल मिर्ज़ा असलम बेग को आप मनाओ कि ये इनको न दें। ठीक। और वो उन्होंने मुझे 11 इनके जो वॉल्यूम थे वो भी दिए कि साहब ये पढ़ लें, वो कितने ख़राब लोग हैं, ये फलाना डेम का। तो पहले बात तो मैं तस्दीक करना चाहता हूँ कि वो उनको किसी आमे से नहीं टकराई, वो उनको दिया गया उसमें प्लेट में रख कर। ठीक। दूसरी बात जो है कि जब वो निकाली गई तो वो निकाली, अमेरिका ने निकाला था उन्हें। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने राजीव गांधी से ये जो बात की थी उसमें ये कहा था कि अमेरिका को इस खत्ते से दूर रखा जाए, तो राजीव गांधी को मार दिया गया, इनको हटा दिया गया, जो गुलाम रज़ा खान ने किया। फिर बेनज़ीर साहबा इसकी नाहिद गवाह हैं और बहुत सारे लोग गवाह हैं। उन्होंने मुझसे, बेनज़ीर साहबा ने मुझसे ख़ुद रिक्वेस्ट की कि मेरी फ़ौज से दोस्ती करा दो, तो मैं जनरल मिर्ज़ा असलम बेग के पास गया और उनसे कहा कि वो ऐसा कह रही हैं और दोस्ती करना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी वो हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, जब वो बयान देना बंद कर देगी तो दोस्ती कर लेंगे। तो वो उन्होंने बयान देना बंद कर दिए, तो इस अरसे में और से मामला चल पड़े। फिर मैंने जनरल आसिफ नवाज से कहकर, जो मेरे बहुत गहरे दोस्त थे, उनसे कहकर फिर मैंने इनको मिलाया और फिर इसके बाद में इनको दूसरी हुकूमत मिली। अब बात कर लें आपकी जो बात आप कह रही हैं। देखिए इन्होंने क्या किया कि जो हुकूमतें ली उससे आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, मतलब महंगाई से नहीं था। वज़ीर ख़ारजा ले ली और दूसरे जो ले ली, ऐसे ऐसे महकमे ले लिए जो इनके नाम, इनके वजह से आवाम पर कोई ज़्यादा असर न पड़ता हो। तो वो अब बाकी जो मुस्लिम लीग नून, क्योंकि बहुत मुस्तरब थी, बहुत बेचैन थी कि वो वज़ीर आज़म बने,
मिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं पहले भी बड़े मुश्किल में रहे, ठीक। तो उन्होंने ये कोशिश की कि वो सारे जो महकमे मुश्किलात के थे, दाखिला था और ठीक, जो मिर्जा दूसरे साहब आपकी मामला थे बात वो को सारे ले कंटिन्यू लिए। करेंगे। अपने दीगर मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर साहब क्या कहना चाहेंगे, ये जो बयानबाजी कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन से कबल, क्यों कर रहे हैं? क्या अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए कर रहे हैं और ख़ुद को जो है वो मुल्की हालात से बरे ज़िम्मा करार देना, क्या ये दुरुस्त है आपकी नज़र में? आई थिंक इट्स ऑल इलेक्शन गिमिक्री, मैं इसको कहूँगा, क्योंकि फर्ज करें अगर वो क्लेम करते हैं जी कि हम कोई पिछली गवर्नमेंट में नहीं थे, डिस्पाइट के इनकी बड़ी सीनियर मिनिस्ट्रियाँ थी, तो सिंध में तो इनकी गवर्नमेंट पिछले 15 साल से ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर तो कहें जी सिंध पेरिस बन गया है या इट इज बेटर देन पंजाब और यूपी और बलूचिस्तान, फिर तो वो जस्टिफाइड है। आफ्टर ऑल मतलब सिंध की और कराची और बाकी अर्बन और रूरल जी ब्रिगेडियर साहब, आपका ओपिनियन आ गया है। उबैद, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जब हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, अच्छा ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर फरमाइएगा। बस मैं इसको थोड़ा कंक्लूड करूंगा, इसके बाद मुझे जाना है। इसमें मेनली जो है इसका आई वुड से कि इस इलेक्शन गिमिक्री है, दे वर वेरी मच पार्ट, ये हिस्सा थे पीडीएम का, ये हमारे वजीर खारजा भी रहे हैं, तो जो भी अच्छा है बुरा उबैद, आपसे कंटिन्यू कर लेते हैं। पीडीएम पे पीपल्स पार्टी किस तरह से जो है वो बयानबाजी कर रही है और ख़ुद को साइड लाइन कर रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी यानी कि सोलो फ्लाइट लेने की कोशिशें करें? क्योंकि हर किसी को तनकीद का निशाना बनाना, हर किसी पे सवाल उठाना कि वो अपनी ज़ाती दुश्मनियों में जो है वो महव रहे और उसलिए उनको टाइम नहीं मिला कि वो अवामी खिदमत के लिए कुछ करते या मुल्क के हालात बदलने के लिए कोई कोशिश करते। देखिए, हाँ, ब्रिगेडियर साहब के कमेंट्स के बाद तो एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो गई, शायद हम ये अल्फाज ना अदा कर सके, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से पूरी हिस्ट्री निकाली पीपल्स पार्टी की, बगैर पॉलिटिकल पार्टीज की भी, लेकिन पीपल्स पार्टी का उन्होंने जिस तरीके से बयान कर दिया, किस तरीके से उनको गवर्नमेंट मिली है और ले भी ली है। अब बात आती है जनाब, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पीडीएम की हुकूमत में पिक एंड चूज वाला मामला था, उनके सामने पेट में चीजें, जनाब आपने कौन कौन सी चीजें ली हैं, तो जरदारी साहब इस मामले में बड़े होशियार निकले। उन्होंने, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया कि उन्होंने वो मनीसे उठाई जिन पे बाद में अगर हुकूमत नाकाम भी हो जाती है तो उन पे कोई मलबा नहीं गिरेगा। अब इतनी टेक्निकलिटीज में कोई नहीं जाता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस टेन्योर में उन्होंने फॉरेन अफेयर्स में कितनी अचीवमेंट हासिल कर ली, ये बात की बात है। अब आती है कि जनाब पीडीएम के साथ आप इत्तेहादी थे और अब आप इत्तेहादी से अपने राहें जो है जुदा कर रहे हैं, तो बड़ा सिंपल है, घर में भी अगर कोई बच्चा नहीं का मारा होता तो हम उसको डिसोन कर देते हैं, ये तो फिर भी सियासत है। और सियासत में नून लीग और पीपल्स पार्टी का आपस में जो एक पुराना हिसाब किताब चल रहा है वो किसी ढक्का चौपा नहीं है। इस वक्त मुझे जो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक ये है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाया गया और उसके बाद उनको रिलीफ दिया गया और जिस तरीके से उनके लिए सारे ग्राउंड सेट किए जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी को ये लग रहा था कि शायद पीडीएम की इस हुकूमत के बाद और शहबाज शरीफ साहब के इस गवर्नमेंट के बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको आगे मौका दिया जाएगा। उन्होंने बरमला ये बात भी कही थी कि मुझे एक दफा मौका दिया जाए, मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूं। तो वो किससे कहना चाह रहे थे वो भी बड़ा क्लियर था। अब उनके जहन में था कि दुल्हे का जो सहरा है वो हमारे सर पे सजेगा, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है राइट नाउ वो ऐसा लग रहा है कि शायद ये अब दोबारा वही इत्तेहादी हुकूमत में किसी दूसरे एक मिनिस्ट्री पे उनको फाइज कर दिया जाएगा, लेकिन प्रीमियरशिप शायद उनको ना मिले। अब उस प्रीमियरशिप को हासिल करने के लिए सारा मलबा पहले एक तो वोट बैंक पर आने के लिए कि जो इससे पहले पीडीएम में उन पे भी एक लोगों का गम गुस्सा है कि आप भी इसके इत्तेहादी थे, आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले तो इस गन से अपने आप को साफ करना है। जब आप इस गन से अपने आप को साफ कर देंगे तो इलेक्शन कैंपेन में जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ नारे भी चाहिए। काम शाम तो कुछ नहीं हुआ, तो अब मलबा जो गन का है वो किसी के ऊपर तो डालना है, तो इत्तेहादियों पे डाल दो। अब आती है बात सिलेक्शन की। अब पिक एंड चूज वाला मामला है, दोबारा बात आएगी, अब 2-3 हफ्तों में सारा मामला सेटल हो जाएगा, पता लग जाएगा किसके आगे क्या चीज आनी है। तो अब देखते हैं, अभी पीटीआई का भी आपने बात की, पीटीआई की इंटर पार्टी इलेक्शन, उनका भी पता चल जाएगा बल्ले के निशान से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के भी सामने आ जाएगा। नून लीग ने जिस तरीके से सिंध में एमके के साथ इत्तेहाद करके वहां भी अपने पंजे गाड़ने की कोशिश की, ये डायरेक्टली पीपल्स पार्टी पे अटैक था कि ना सिर्फ अब हम पंजाब में बल्कि सिंध में भी हमें एक सपोर्ट हासिल है वहां पे एमकेएम के साथ। तो बज़ाहिर तो अब ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को इस हालत में कोई उम्मीद नहीं है, तो वो उम्मीद की किरण पैदा कराने के लिए कुछ हल्का अब आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वी कैन परफॉर्म बेटर।
ठीक हो गया उबैद, आपका भी ओपिनियन आ गया है। और जिस तरह से अभी हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, बार बार वो ये बात करते हैं कि हम बीबी के ख्वाब को जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अवामी एतमाद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मंशूर जो है वही ऐसा हमारा मैंडेट है कि जो आवाम को निजात दिला सकता है। पूरे मुल्क में महंगाई है, महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो आवाम को रिलीफ देगा। आने वाला वक्त अगर पीपल्स पार्टी का है तो फिर आवाम की फलाह का सोचेंगे, आवाम के लिए ही सोचेंगे, आवाम की खिदमत का सोचेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी किस हद तक जो है वो अपनी बात को पूरा करने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। इस बुनियादी सवाल के हवाले से अगर पब्लिक पोल को हम डिस्कस करें तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की बयानबाजी की वजह पीडीएम हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी से अपनी जान छुड़ाना है, तो 73% को ऐसा ही लगता है, जबकि 27% ऐसा नहीं मानते हैं। नाज़रीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब बढ़ें, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स ब्लॉक 2024 में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दे दी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए ये बताया है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त की तस्दीक करते हुए ये उन्होंने कहा कि रूस और चीन रुकनियत हासिल करने में पाकिस्तान की मदद भी करेंगे और उम्मीद है कि ब्रिक्स की तरफ से हमारी दरख्वास्त पर अमल किया जाएगा। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है और इसमें इस साल अगस्त में 13 साल बाद तौसी की गई है। अब जानना अपने मेहमानों से हम ये चाहेंगे कि अगर इस दरख्वास्त पर अमल हो जाता है तो ब्रिक्स ब्लॉक में शमूलियत पर क्या अमेरिका और IMF की तरफ से कोई एतराज़ सामने आ सकता है, कोई रुकावट सामने आ सकती है? भारत को ये फैसला कबूल होगा नहीं होगा? देखते हैं हमारे मेहमान इस हवाले से क्या राय रखते हैं। उबैद, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान का एक बहुत अहम स्टेप है ये ब्रिक्स में शमूलियत की, जिन्होंने दरखास्त बड़े अरसे बाद इसमें 6 नए अरकान को शामिल किया जाएगा। यकीनन भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन, इस जो ब्रिक्स इसका हिस्सा बन जाए, और उन्होंने अपनी तरफ से 6 कंट्रीज के नाम बता दिए कि जनाब अगर ये ममालिक इसमें शामिल हो जाए तो ये ब्रिक्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है बेहतर तरीके से आगे काम कर सकेगी। लेकिन जहां तक ताल्लुक इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, इस साल यानी आइंदा आने वाले साल 2024 में इसकी सरबराही रशिया के पास है, और रशिया एक पाकिस्तान का आने वाले दिनों में एक बड़ा मजबूत पार्टनर बन सकता है, और हम उसके बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे इस खित्ते में बड़ा एक अहम काम कर सकते हैं। तो इसलिए भी शायद हमें ये उम्मीद है कि रशिया भरपूर सपोर्ट करेगा, ना सिर्फ रशिया बल्कि चाइना भी करेगा। अब बात आती है कि क्या ये जो ब्रिक्स शमूलियत है अमेरिका और IMF को ये काबिल कबूल होगी? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान इस खित्ते में जो उनका एक स्ट्रेटेजिक एलाय रह चुका है बड़े अरसे तक, डिकेड्स तक, और अब वो स्ट्रेटेजिक एलाय रशिया और चाइना, टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया को मूव करना शुरू कर दे और जैसे बकाया ऑर्गेनाइजेशन में शिमूलियत करें। तो एक तो इससे ये होगा कि इसमें जितने भी नेशन है, बड़े डेवलप्ड नेशन है और उनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है। अगर आप चीन को देखें, रशिया को देखें, ब्राजील को देखें, जनूबी अफ्रीका को देख लें, तो इन सबकी इकोनॉमी बड़ी बेहतर है। उनके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए और जो नए आने वाले किसी ममालिक आ रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान के ये मुआशी तौर पे बड़ा बेहतरीन साबित होगा, और ये मुआशी तौर पे तो बेहतरीन साबित होगा ही, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त करंट कंडीशन में मल्टीलैटरल फोरम्स पे अपनी नुमाइंदगी ज्यादा से ज्यादा दिखानी होगी। जो हमारी इस वक्त आइसोलेशन में दोबारा हमें धकेलने की कोशिश की जा रही है 2022 ऑनवर्ड्स, उससे हमें निकलना है। और ये एक वाहिद अपॉर्चुनिटी अब इस कंडीशन में हमें नजर आ रही है जहां से हम दोबारा रिस्टार्ट ले सकते हैं। पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी अगर अब वो इसमें लॉबिंग करे, रशिया में जो हमारे सफीर है उन्होंने बड़ी बेहतरीन बात की है कि इस वक्त हम लॉबिंग करें ना सिर्फ रशिया में बल्कि चीन के साथ भी और बकाया ममालिक के साथ भी। जी ठीक हो गया उबैद, आपका ओपिनियन आ गया। ब्रिगेडियर साहब, क्या ऐड करना चाहेंगे? पाकिस्तान को ब्रिक्स की रुकनियत हासिल करने के लिए मजीद किन इकदामात की ज़रूरत है? जिस तरह से अभी उबैद भी कह रहे थे कि रशिया और चाइना जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्पिंग हैंड साबित हो सकते हैं, आपको क्या लगता है इस हवाले से? ठीक हो गया। निसरत मिर्ज़ा साहब, आप कंटिन्यू कर दीजिए सर। देखिए, बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को लोग बाग बहुत ही कमज़ोर, मायूस कुन अंदाज में देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और उसने अपने आप को स्टीयर करना शुरू किया है। अगर मैं सीटो सेंटो से चलूँ जी, तो उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो सीटो सेंटो में शामिल हुए, वहाँ से असला लिया और 65 की जंग जीती। और इसी तरह से अगर आप हर वक्त देखें तो हमने अपने मफादात में फ़ैसले किए। हमने
अब रूस ने हमें ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा किया, हमने रूस को USSR को हमने शिकस्त दे दी जी। अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में। फिर अमेरिका को भी शिकस्त हो गई यहाँ पर, तो आपने देख लिया। अब मैं ये जो बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने अब अपने आप को स्टीयर करना शुरू किया है। जब आप जहाज़ चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता स्टीयर करते हैं, एक तरफ मुड़ना शुरू करते हैं। ये गलती इमरान खान की बहुत ज़्यादा थी कि इन्होंने आसिम मुनीर साहब पर जो है हमले शुरू कर दिए, जो उनको नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जमने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए होता है, और अगर वो बहुत फास्ट भी जाए तो 6 महीने लगते हैं। तो अब जो सूरत हाल है उसमें हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने ये IMF और अमेरिका को ये बताना शुरू कर दिया है जी। कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक। और आपका जो मामला है वो आप हम पर आप जो दबाव डाल रखा है, उस दबाव के तहत हम आपके साथ में किसी आलमी जंग में शरीक नहीं होंगे, इसलिए कि हम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, और अपने आप को जोड़ रहा है ब्रिक्स के साथ में। तो पहले भी हमने ये सवाल किया था कि चाइना हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा। अब रहा सवाल इस बात का कि इंडिया क्या करेगा। तो इंडिया ने तो मुखालफत उस वक्त भी की थी, तेब में जो 13 साल बाद में जब अगस्त में जब तब्दील हुआ जी जी, और जब इन्होंने बहुत से लोगों ममालिक को शामिल किया तो इंडिया ने मुखालफत की। बिल्कुल। लेकिन अब जो सफ़ीर रहे हैं रशिया के अंदर, जो उनसे मेरी 2 सफ़ीरों से मेरी बात हुई, जी जी, उन्होंने कहा कि रशिया ने इंडिया का साथ छोड़ दिया, इंडिया को समझ दिया है कि ये हमारे साथ नहीं रहेगा, तो वो पाकिस्तान पर वो काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान को चाहे हम पर ये इल्ज़ाम भी है कि यूक्रेन में हम असला दे रहे हैं। ठीक। तो भाई अगर ये बात अमेरिका इंडिया रशिया भी तो दे रहा था ना यूक्रेन में असला। बिल्कुल। नहीं, इंडिया दे रहा, इंडिया कुछ रशिया दे रहा था ना जब हमारी मुखालिफत होती थी। ठीक ठीक हो गया मिर्जा साहब, वक्त मुख्तसर है सर, ब्रिगेडियर साहब की जानिब हमें बढ़ना है। ब्रिगेडियर साहब आप भी कमेंट कर दीजिए, फिर हमें वाइंडिंग अप की जानिब बढ़ना है। आई थिंक एज फार एज ब्रिक्स इज कंसर्न इसकी एक्सपेंशन ड्यू है, और इसमें कुछ ममालिक ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं जो जनवरी में ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मली। पाकिस्तान जो एप्लीकेशन दी है वो है, जो रशिया प्रेसिडेंट होगा इसका कजान में आई थिंक इसका इजलास होना है, और वो सेकेंड हाफ ऑफ 2024 है। और हर लिहाज से ये चीज़ भी आई थिंक खुश आइन भी है, बिकॉज आप यूरेशियन जो कनेक्टिविटी और बिजनेसेस वगैरह के लिए जो ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और हमारी डिपेंडेंस जो है काफी हद तक कम हो जाएगी वेस्टर्न वर्ल्ड पे। और अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और ब्रिक्स के एक्सपेंशन में आई थिंक ग्लोबल साउथ सारे का सारा जो है बड़े बड़े ममालिक उसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका ओपिनियन आ गया है। हमें पब्लिक पोल को भी डिस्कस करना है कि पाकिस्तान की ब्रिक्स ब्लॉक में शमूलियत अमेरिका और IMF को कबूल होगी। 29% को ऐसा लगता है कि कबूल करेंगे, जबकि 71% ऐसा नहीं मानते हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया। नाज़रीन आपसे इजाजत लेंगे, अल्लाह निगहबान।